ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीजफायर का ऐलान किया, फिर पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 प्रस्ताव भेज दिए। ईरान ने अमेरिका के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और जंग खत्म करने के लिए 5 नई शर्तें यहां पर जोड़ दी गई हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका युद्ध में हार रहा है और मैदान से भागने के बहाने अब ढूंढ रहा है। ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सामने ईरान ने जिन 5 शर्तों को रखा है, वो शर्तें यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं। शर्त नंबर 1 जो है, उसमें अमेरिका इजराइल सैन्य कार्रवाई रोके। सबसे पहली ये ईरान की शर्त आपको बता रहे हैं। 5 शर्तें रखी हैं। दूसरी शर्त है भविष्य में ईरान पर फिर से युद्ध नहीं थोपा जाए। तीसरी शर्त यहाँ पर ईरान की तरफ से रखी है कि युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा ईरान को दिया जाए, जितना भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। चौथी शर्त है सभी मोर्चों पर प्रॉक्सी गुट जो हैं उन पर हमले बंद किए जाएं। 5वीं और आखिरी शर्त है जो ईरान की, वो ये है कि हॉर्मुज पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, अब हम अपनी शर्तों पर ही इस युद्ध को खत्म करेंगे। و خواهان خاتمه جنگ هستیم، ولی به شکلی که دیگر تکرار نشود. به همین دلیل آتش بس نمیخواهیم. آتش بس نمیخواهیم نه یعنی جنگ میخواهیم. آتش بس نمیخواهیم چون آتش بس به تعبیر شما همون چرخه‌ای هست که چرخه باطلی هست که مجدد میتونه این گرفتاری ها رو ایجاد بکنه. ما خواهان خاتمه جنگ هستیم با شرایط خودمون البته. و به شکلی که دیگر این جنگ تکرار نشه. और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई, पाकिस्तान के हवाले को लेकर है ये खबर। पाकिस्तान का जो मध्यस्थता का दावा है उसे अमेरिका ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान में मध्यस्थता के सवाल पर व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं उनका यहाँ पर बड़ा बयान आया। कैरोलिना लेविट उनका नाम है, जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं। संभावित बातचीत को लेकर काफी अटकलें की जा रही हैं, ये लेविट ने कहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक बातचीत की औपचारिक घोषणा नहीं होती है, तब तक उसे सही नहीं कहा जा सकता। I've seen a lot of speculation and reporting about potential talks that could happen later this week. Nothing should be deemed official until it is announced formally by the White House. और पश्चिम एशिया के हालात पर जो सर्वदलीय बैठक भारत में कल हुई है, उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा है कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की अपनी स्वतंत्र नीति है और इस तरह से पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ये जो कल सर्वदलीय बैठक हुई है, इसमें भारत ने अपनी स्थिति सभी पार्टियों को बताई है कि हमारे पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, अभी किल्लत नहीं होगी। और साथ ही जो बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर कही है, मध्यस्थता को लेकर कही है, उसमें कहा है कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। थोड़ा इसका पृष्ठभूमि भी बताएं और किस तरह से इस बात को अब लिया जा रहा है, बताएं। देखिए, पाकिस्तान की हैसियत क्या है, विश्वसनीयता क्या है, ये दोनों बातों में समझा जा सकता है। ट्रंप जब सीजफायर का ऐलान करते हैं तो प्रधानमंत्री से मोदी से फोन करके बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलाने में मदद कीजिए। दूसरी तरफ ईरान के राजदूत जो है भारत के विदेश मंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि भारत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी जो है ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं, इजराइल के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं। और एक और बात ये समझिए कि भारत के जो जहाज है, जो तेल टैंकर है, जो कार्गो शिप है, बहुत आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मूव कर पा रहे हैं, यानी भारत की ओर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान के जहाज को उल्टे वापस लौटा दिया जाता है। पाकिस्तान ये दावा करता है कि वो ईरान के भी दोस्त होने का दावा करता है, सऊदी अरब की बात भी करता है और अमेरिका की बात करता है। तो उसकी स्थिति जो है एक डबल गेम वाली हो गई है कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि 24 गए 26 बनने रह गए डूबे। तो पाकिस्तान की हैसियत जो बताने के लिए ये काफी है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। उसकी ये हैसियत नहीं है, ना तो उसकी विश्वसनीयता है दुनिया भर में कि वो मध्यस्थता कर सके, ना तो ईरान का उस पर भरोसा है और ना ही अमेरिका का भरोसा है उस पर। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजीव, आप भी बने रहिए। हमारे साथ मेजर सुदीप सिंह है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रभु दयाल सर हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक और विदेशी मामलों के जानकार। आरजू काजमी है हमारे साथ, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमेशा पाकिस्तान के हालात पर वो बारीकी से नजर बनाए रखती हैं। हमारे साथ जावेद बदर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु दयाल सर, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। ये जो स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल कहीं ना कहीं उठाया जा रहा था कि भारत मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा, लेकिन जब कल एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हमारे, उनकी तरफ से ये बयान आया कि भारत
की भूमिका स्वतंत्र भूमिका है, भारत का स्टैंड यहाँ पर सीधे तौर पर साफ है और वो पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। इसे किस तरह से आप यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पुराने संदर्भ, जो पुराने कॉन्टेक्स्ट थे वो भी उसमें दिए हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि मध्यस्थता का ऑफर करके पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती और अधिक अच्छी करना चाहता था, यानी उस दोस्ती को खरीदने की कोशिश कर रहा था इस दलाली से। लेकिन देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सिर्फ ये अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये साथ साथ इजराइल और ईरान की लड़ाई थी। और कभी भी पाकिस्तान की मध्यस्थता इजराइल को मंजूर नहीं हो सकती। इजराइल के साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। पाकिस्तान ने इजराइल को रिकग्निशन भी नहीं दिया है। वो कहता है कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट पहले बने, जो 1967 के बॉर्डर्स के पहले जो था वो हो, तब हम देखेंगे। तो कभी भी इजराइल नहीं एक्सेप्ट कर सकता पाकिस्तान का मीडिएशन। और अब तो व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने भी कह दिया कि कोई बात ही नहीं अभी मीडिएशन वगैरह की, कोई इस पे ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो किस तरह की मध्यस्थता। तो मेरे विचार में जो असीम मुनीर साहब ने ये पेशकश की थी और शहबाज शरीफ के थ्रू, वो इस वजह से थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को खुश करना चाहता था, अमेरिका की चापलूसी करना चाहता था। और जैसा मिस्टर जयशंकर ने कहा, ये एक तरह की दलाली थी। और ये भी उन्होंने स्पष्ट किया जयशंकर साहब ने कि भारत ऐसा कुछ नहीं करने को तैयार। तो असल में ये है रियल सिचुएशन। बिल्कुल। आरजू काज़मी, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिश थी उसमें पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी गई। यहाँ तो अमेरिका ही मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसकी मध्यस्थता को अभी औपचारिक तौर पर माना जाना चाहिए। वो तो कहा जा रहा है सीधे तौर पर, लेविट ने कह दिया है, जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, कि जब तक आधिकारिक तौर से कुछ ना कहा जाए कुछ भी नहीं माना जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ डॉक्टर जयशंकर की और काफ़ी फ़ैन भी उनकी, लेकिन उनको इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए थे पाकिस्तान के लिए। इसलिए कि अगर 2 कंट्रीज़ के या 3 कंट्रीज़ के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं, अगर उसको रोकने की बात या उसमें कुछ करने की बात पाकिस्तान कर रहा है, तो उसमें इस तरह के वर्ड्स जो है वो पाकिस्तान के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। इसलिए कि और भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें रोल प्ले कर रही हैं या रोल प्ले करने की बात की जा रही, तो क्या सबके लिए यही कहा जाएगा? इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, ये जरूर कहा गया है कि पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, और ट्वीट भी लगाई गई थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट भी किया है। अभी यहाँ पर भी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और सब जगह पर यही बात की जा रही है कि इसमें टर्की का भी रोल है, और अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि अगर कोई बातचीत होती है, कोई मीटिंग होती है, तो वो किस कंट्री में होगी। ये और बात है कि ईरान ने अभी जो है वो बिल्कुल टोटली रिफ्यूज कर दिया है कि वो, या रिजेक्ट कर दिया है कि वो बात नहीं करेंगे जब तक उन्होंने जो कंडीशंस दी हैं वो अमेरिका ना मान जाए। बिल्कुल आरजू, लेकिन यहाँ पर फिर ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, जो बात व्हाइट हाउस की तरफ से कही जा रही है कि भले ही आप कह रही हैं एक तरफ, लेकिन व्हाइट हाउस की का जो अगर बयान जिसे माना जाएगा, जो खुद स्पोक्स पर्सन है वो अगर यहाँ पर ये कह रही है कि नहीं माना जाएगा आधिकारिक, जब तक कि कुछ औपचारिक ऐलान ना कर दिया जाए, तब तक तो फिर पाकिस्तान की भूमिका यहाँ पर खुद अमेरिका ही खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। भले जो बात आप कह रही हैं वो भी फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उस बात को रीट्वीट करते हैं, लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने कोई इस तरह का कोई क्लेम नहीं किया है कि हम ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बीच में रोल प्ले कर सकते हैं। जाहिर है जब तक ईरान और अमेरिका जो है वो आपस में डिसाइड नहीं कर लेंगे कि क्या करना है, जब तक पाकिस्तान इस तरह की कोई भी क्लेम ना कर सकता है, और ना ही मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा ख्याल है कि जिस वक्त भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उनको ठीक है, आपको पाकिस्तान नहीं पसंद, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जिन्हें भारत नहीं पसंद, लेकिन मैं हमेशा यहाँ के लोगों को भी कहती हूँ कि अपनी थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, बात करने में अपने वर्ड्स का ख्याल रखें कि कोई हर्ट ना हो। तो मेरे ख्याल है डॉक्टर जयशंकर को मैं बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत पसंद करती हूँ, बहुत फैन उनकी, लेकिन इस बार बहुत मुझे अफसोस हुआ है उनके जो उन्होंने कहा है पाकिस्तान को लेकर। मेजर सुदीप सिंह, आपकी प्रतिक्रिया भी मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि मध्यस्थता की आरजू का यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तान ऐसा क्लेम नहीं कर रहा है कि वो मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन हर मोर्चे पर पाकिस्तान एक तरह से लगता है कि यही डील इस तरह की करता हुआ नजर आता है। देखिए, थोड़ी सी गलतफहमी यहाँ पे चल रही है। पहले क्या होता था, मुगले आजम वगैरह जैसी फिल्में होती थी, उसमें एक टर्म यूज की जाती थी, हरकारा। हरकारा वो होता था जिसको बादशाह सलामत पैगाम देने के लिए दौड़ाया करते थे कि आप इस राजा के पास, इस सेनापति के पास जाइए,
आज की तारीख में हरकारा मतलब एक तरह से समझ लीजिए डिलीवरी बॉय, पोस्टमैन समझ लीजिए। तो पोस्टमैन, डाकिया जो होता है, उसका काम होता है मैसेज पास करना। मीडिएशन और मैसेज पास करने में बहुत फर्क है इनका काम। और देखिए खास चीज ये है कि पोस्टमैन जो होता है वो भी खाकी कपड़े पहनता है। यहां पे खाकी कपड़े के साथ इन्होंने फील्ड मार्शल का रैंक लगा लिया और अब ये मैसेज पास कर रहे हैं। बेसिकली काम जो है वो मैसेज पास करने का है। मीडिएशन के लेवल तक ना पाकिस्तान जा सकता क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। और 3 और चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। ईद से एक दिन पहले ईरान का एक मैसेज आया पाकिस्तान के पास कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मीडिएशन करा सकते। अभी मीडिएशन पाकिस्तान ऑफर कर रहा है, लेकिन ईरान का ऑफर ईद से एक दिन पहले आया था कि आप दोनों मुसलमान देश हैं, हम आपके बीच में मीडिएशन करा सकते हैं। क्या मैसेज पास करना चाह रहे थे? वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया तुम्हारी अपनी लड़ाई अभी तक नहीं सुलझी है। दूसरा, ईरान की तरफ से उससे 2 दिन पहले एक और मैसेज आया था जिसमें उन्होंने बोला कि हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सारे पाकिस्तानियों का ईरान का इस जंग में सपोर्ट करने का। अब आसिम मुनीर की उस समय आंखें थोड़ी खुली होंगी कि ये किस सपोर्ट की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक एक भी बार ईरान को सपोर्ट नहीं किया। दरअसल ईरानी मैसेज दे रहे थे पाकिस्तानी आवाम को, हुक्मरान को नहीं दे रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं बोला, उन्होंने बोला पाकिस्तानियों को। तो ये मैसेजिंग थी जो ईरान की तरफ से जा रही थी, ये बताने के लिए कि भैया आप सामने आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी पूंछ दबी हुई है, आपकी वो स्टेटस नहीं है मीडिएशन वाला। वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको प्रेजेंट किया है एक स्ट्रॉन्ग मैसेंजर के तौर पे, लेकिन एक तरह से पाकिस्तान दबा भी हुआ है क्योंकि शियाज की प्रॉब्लम उनकी है। ईद के दिन जो आसिम मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद वो इसलिए दिया है क्योंकि उनको वो मैसेज रिसीव हो गया है। ईरान ने जो मैसेज देने की कोशिश की है कि 3 फ्रंट्स पे आप फंसे हुए हैं, बलोचिस्तान में आप फंसे हुए हैं, टीटीपी के साथ फंसे हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ फंसे हुए हैं और अब आप शायद शियाज के साथ भी फंस सकते हैं। आसिम मुनीर ने वो मैसेज रिसीव भी किया है क्योंकि अगले ही दिन, ईद के दिन, उनका स्टेटमेंट आ गया, गो टू ईरान इफ यू हैव टू, इफ यू लव ईरान सो मच, गो टू ईरान। और ये उन्होंने 15% शिया पाकिस्तानीज को दिया है। जावेद बदर साहब, आपके पास मैं आऊंगी। आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त किस तरह से नजर आ रही है? क्योंकि अभी आप सुन रहे थे मेजर संदीप को, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक तरह से पोस्टमैन की भूमिका यहाँ पर निभाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तो ना ईरान आपको कंसिडर कर रहा है यहाँ पर, और अमेरिका की तरफ से भी यहाँ पर साफ कह दिया गया कि अभी पाकिस्तान की भूमिका को माना ना जाए। तो ये तो अवसरवादी और दोहरी नीति का उदाहरण नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। एक तरफ तो आप कर्जे के लिए ईरान के जो प्रतिद्वंद्वी है सऊदी अरब, उसके सामने चले जाते हैं, और उसके बाद आप दुनिया के सामने सुन्नी दुनिया का मसीहा बनते हैं कि और तेहरान का राजनयिक चैनल भी आप चला रहे हैं एक तरह से। देखिए, पंचायती सिस्टम हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। आपको थोड़ी समझ आएगी मेरी इस बात के बाद कि पंचायती चुना जाता है, पंचायती खुद नहीं होता। ईरान के सदर ने और अमेरिकन सदर ने पाकिस्तान को चुना है कि हमारा मसला हल करो। ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात और फख्र की बात है। अब हिंदुस्तान का वो बिल्ली वाला हाल हो गया है कि खंबा नोचे। आपको तो किसी ने पूछा नहीं। अब फेडरल मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने आप को साबित किया कि वो इस खित्ते के बेहतरीन लीडर हैं और इस पूरी दुनिया के बेहतरीन लीडर बनकर उभरे हैं, जिन्होंने ये साबित किया कि जहाज गिराकर भी अमन कायम किया जा सकता है और बातचीत के जरिए भी अमन कायम किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने रीट्वीट किया है प्रेसिडेंट ने, यानी कि वो हामी है इसके कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और ये ईरान के लिए खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान फरिश्ता बनकर आया है कि एक रास्ता मिल रहा है उनको, और अमेरिकन के लिए भी ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान फरिश्ता बनकर आया कि रास्ता मिल रहा है उनको कि इस जंग से निकलें, जिसके लिए किसी ना किसी को तो आना था सामने, जिसके लिए आपके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनको ऑफर की थी कि हम हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने घास नहीं डाला। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने चुना खुद। जब सीज फायर की बात हुई थी तब सबसे पहले आपको यहाँ पर नहीं आपको यहाँ पर जानकारी होगी, फैक्ट आपके थोड़े से ठीक कर देती हूँ जावेद बदर साहब, कि जब सीज फायर की बात हुई थी तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके जानकारी दी थी, पाकिस्तान को नहीं बताया गया था। और इसीलिए ये आप पर आरोप लगते रहते हैं कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो सिर्फ इमरजेंसी फंडिंग पर टिकी हुई नजर आती है। जहां पर आप लोगों को डॉलर आता हुआ दिखाई देता है उस तरफ आप बढ़ चलते हैं, भले ही बाद में आपकी भद पिट जाए। देखें, अब आप तो जो मर्जी कहें उसमें अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान इस खित्ते का चौधरी बन गया हुआ है।
आपको आने वाले चौधरी दिनों में बन गए। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में बल्कि पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं। और सर, पाकिस्तान चौधरी कैसे बन सकता है? ब्रेक की है न्यूज के 3 दिन के बाद वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ये क्या है? जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे निकल रहे हैं, इंडियन नेवी गल्फ ऑफ ओमान के सामने बैठी हुई है, जितने जहाज निकल रहे हैं उनको बाहर एस्कॉर्ट करके हम लेके जा रहे हैं। हमारे भी निकल रहे हैं, जहाज बाहर निकल पा रहे हैं, आपके रुक रहे हैं। चौधरी हम हैं। कुछ देर पहले की खबर है जावेद बदर साहब, जब आपके जहाज जो है निकले, ईरान ने आपके जहाजों को अनुमति तक नहीं दी थी, इजाजत तक नहीं मिली थी आपके जहाजों को। ये भी चलिए ठीक है, ठीक है जावेद बदर साहब, आ रही हूं मैं, आप बने रहिए। एक और खबर का हम यहाँ पर रुक कर ले रहे हैं, एक और अपडेट नया सामने आ रहा है। जंग के बीच G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। विदेश मंत्री जयशंकर फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। G7 की बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज और कल दोनों दिन फ्रांस के दौरे पर रहने वाले विदेश मंत्री। तो यहाँ पर ये बड़ा अपडेट आ रहा है, जिस तरह के हालात पश्चिमी एशिया में बने हुए हैं, उसमें G7 की ये बैठक जो है काफी ज्यादा मायने रखेगी। और एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुक कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है। उसमें ये कहा गया है कि हॉर्मुज भारत के लिए खुला हुआ है। अब्बास अराक्ची ने यह साफ कर दिया है, भारत, रूस, चीन के लिए हॉर्मुज खुला है। 3 देशों के नाम उन्होंने यहाँ पर लिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अब्बास अराक्ची, सुना देते हैं यहाँ पर, ताकि जावेद बदर साहब जो उनको तसल्ली हो जाए। های دریایی کشور دیگه نزدیک بشن و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن تنش رو بیشتر خواهند کرد، منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. من همینجا این رو هم عرض بکنم، تنگه هرمز از نظر ما بسته کامل نیست، بسته است فقط به روی دشمنان ما. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست. जावेद बदर साहब, आपने सुन लिया होगा यहाँ पर अब्बास अराक्ची को, और अब तो कम से कम आपको पता लग जाएगा कि क्या वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे। सिर्फ 3 ही देशों का नाम उन्होंने लिया है अब्बास अराक्ची ने यहाँ पर, भारत, रूस और चीन का। उनके लिए हॉर्मुज खिला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं साफ बताता है कि भारत को मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं है, और भारत चाहेगा तो करेगा, और भारत यहाँ पे चाहता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि किस तरह का स्टैंड यहाँ पर लिया जा रहा है। और ऐसे मामलों में कभी भी भारत, क्योंकि स्टैंड साफ रखता है, तो ऐसे मामलों में वो कभी भी दखल देना पसंद ही नहीं करता। ईरानी सदर ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म से बात की है। देखिए, अभी शुरुआत है, ये कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, 2 देशों की लड़ाई है, जिसमें एक सुपर पावर है देश। तो चीजें अभी चल रही हैं, अभी कंडीशंस तय हो रही हैं, अभी मंजर आम पर काफी चीजें आपके सामने आएगी। पाकिस्तान के बिना पे हमारे बगैर, आवाज आपकी जावेद बदर साहब थोड़ी सी कट रही है, और खलीजी ममालिक को भी सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद है। आप गल्फ कंट्रीज को भूल रहे हैं, इसमें उनका बहुत अहम रोल है। उनका भी एतमाद है कि किन्होंने बैठना है इस मुज़ाकरात के अंदर, कौन इसका फैसला करेगा, कौन पंचायती बनेगा, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सबका एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान सबसे बेहतरीन मुल्क है इसके लिए, क्योंकि फील्ड मार्शल के ऊपर सबको एतमाद है, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर सबको एतमाद है। बदर साहब, आप थोड़ी यहाँ गलतफहमी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप गल्फ कंट्रीज के हवाले से भी चलते हैं, तो आप सोचिए आपके ऊपर यकीन किस हिसाब से किया जा सकता है। आपका सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट है, सऊदी अरेबिया को आपका जो पैक्ट है वो ये कहता है कि कल आपके ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान की फौजें वहां पे जाएंगी, और पाकिस्तान ये भी बताने की कोशिश करता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। ईरान, जिसका आज की तारीख में 36 का आंकड़ा चल रहा है यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ, वो आपके ऊपर कैसे यकीन कर लेगा? और आपका मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर के लिए इतिहास होना चाहिए। आपका हर जगह पे इतिहास गलत है। कल अगर आप बात करने के लिए बैठेंगे ईरान के साथ और ईरान के साथ, देखिए हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारे दफाई मुआहदे हैं उसके साथ। और यहाँ पर मेजर सुदीप, एक बात और, जो बात जावेद बदर साहब कह रहे हैं, यहाँ पर उन्हें ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात पाकिस्तान करता है और 2 नावों पर सवारी भी करता हुआ नजर आता है। सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब सऊदी पर ईरान ने अटैक किया था तब पाकिस्तान कहां था बदर साहब? तब तो सिर्फ आप समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे, सिर्फ दुआएं भेज रहे थे। देखिए, उसमें हमारे ये कि मुसलमान मुल्क मुसलमान नहीं करेगा। अब आपका नेटवर्क जावेद बदर साहब ठीक कर लीजिए। ईरान भी मुसलमान है और सऊदी भी मुसलमान है, उसके लिए पर और आए, और दूसरे को थोड़ा सा अर्ज कर दूं ना, इसके सुन लें। इसमें हमारे पास है असल में हरमैन अल शरीफ, जो हमारा मक्का और मदीना है,
उसके लिए हमने मुआहिदा बेसिकली है हमारा कि उसको दफा करेंगे हम, अपने जो मजहबी हमारी जगह है मक्का और मदीना। ठीक है, प्रभुदयाल साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास में आऊंगी। जावेद बदर साहब, आप अपना नेटवर्क ठीक करिए। एक बात सुनिए, आप नेटवर्क अपना ठीक कर लीजिए, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका भी हम यहाँ पर रुक कर ले रहे हैं। इजराइल में 70 ठिकानों पर ईरान ने हमला बोला है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया है। इजराइल के हाइफा, डिमोना, हडेरा पर यह अटैक किया गया है। ये जो इलाके हैं ये दक्षिणी इजराइल के इलाके बताए जा रहे हैं और ईरान ने मिसाइलों की 81वीं जो वेव है वो यहाँ पर दागी है। इमाद, कियाम, खुर्रम शहर और कद्र जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान की, उससे इजराइल पर बड़ा हमला यहाँ पर बोला गया है। और इस सब के बीच में जो बातचीत का दावा अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका से बातचीत पर ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है। युद्ध में अमेरिका की हार हुई है। अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं युद्ध रोकने पर अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ये बड़ा दावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। सुनवाते हैं। و این که الان حرف از مذاکره میزنن، حرف از چیز میزنن، دقیقاً اعتراف به شکست هست. مگه نمیگفتن تسلیم بدون قید و شرط؟ پس چرا الان به اصطلاح حرف از مذاکره میزنن؟ اینها من حالا در مورد این توضیح خواهم داد ها که به اصطلاح مذاکره در کار نیست، ولی همین که دشمنی که دنبال تسلیم بدون قید و شرط ما بود الان میاد حرف از مذاکره میزنه، درخواست مذاکره میکنه، بالاترین مقامات خودشو بسیج میکنه که بیان با جمهوری اسلامی مذاکره بکنن، این یعنی پذیرششه. प्रभुदयाल सर, आप सबको सुन रहे थे। अब्बास अराक्ची के भी हमने यहाँ पर बयान सुनवा दिए हैं आपको। किस तरह से आप इस पूरे हालात को देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, जावेद बदर साहब को भी आप सुन रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हम चौधरी बन गए यहाँ पर मध्यस्थता करके। देखिए, जावेद बदर साहब ने कहा कि ईरान से ये रिक्वेस्ट आई थी पाकिस्तान को कि वो मीडिएशन करे। अब ईरान ने तो ये साफ साफ कह दिया है कि हमने किसी से भी मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि हमें मध्यस्थता चाहिए ही नहीं, और साफ साफ कहा है कि ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, अब इसको खत्म हम करेंगे तब जब हम चाहेंगे। तो किसी तरह से ये क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता कि ईरान ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया है मीडिएशन के लिए। दूसरी बात, अर्जुन जी ने कहा था कि पाकिस्तान ने तो किसी तरह से ऑफर नहीं किया मीडिएशन का। अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैव डिस्क्लोज्ड दैट ट्रम्प हैज रिक्वेस्टेड देम टू एक्ट एज मीडिएटर, एंड वो 15 पॉइंट प्लान जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है ईरान को थमाने के लिए। और ये सब हुआ भी है, पाकिस्तान ने प्लान दिया और ईरान ने वो रिजेक्ट कर दिया। तो ये कहना कि भाई पाकिस्तान ने ये अग्री नहीं किया या ऑफर नहीं किया है वो मीडिएट करने का, ये मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया में जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कोट करके रिपोर्ट आ रही हैं उसके अनुसार सही नहीं है। अभी जो हालत है मेरे विचार में किस तरह की मध्यस्थता, मैंने पहले ही कहा था भाई इजराइल तो कभी भी तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का मीडिएशन हो। पाकिस्तान और इजराइल के तो रिलेशन है ही नहीं, वो पाकिस्तान को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो मेरे विचार में भी सिचुएशन इज बैक टू स्क्वायर वन। पाकिस्तान जितनी कोशिश कर लें ये प्रूव करने को इतने इंपॉर्टेंट है वो मीडिएट कर रहे हैं, असलियत ये है कि कोई मीडिएशन का उनका स्कोप है ही नहीं। ठीक है, तो वक्त मेरे पास इतना ही है। यहाँ पर मेजर सुदीप सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे। प्रभुदयाल सर, आरजू काजमी, जावेद बदर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला।